नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सड़क सुरक्षा समाधान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर के 350 से अधिक विशेषज्ञ, शोधकर्ता और नीति निर्माता सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले आप सबको पूरे देश भर से आप इस चंडीगढ़ पंचकुला की माता मनसा देवी की इस पवित्र भूमि पर आप लोग आए हैं। आज रामनवमी भी है, माँ के नवरात्रे चल रहे हैं, रामनवमी का पर्व है और ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि है हरियाणा, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का कर्म का संदेश दिया है, सर्व मानव जाति के लिए दिया है। और आज भगवान श्री राम, जिनके जीवन से धर्म और मर्यादा का मार्ग हमें मिलता है, आज भगवान श्री राम रामनवमी का पर्व भी है। मैं आप सबको रामनवमी पर्व और नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, सड़क सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता। साथियों, नियम कितने भी अच्छे क्यों न हों, हम सब जानते हैं यदि उनका पालन नहीं किया गया तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। साथियों, हमें इस बात को समझना है, इसके ऊपर कैसे हम विचार कर सकें, चाहे हेलमेट का विषय हो या सीट बेल्ट लगाने की बात हो या गति सीमा का पालन करना हो। हमें ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु इनके बड़े परिणाम निकलते हैं और ज़्यादा जिंदगी बचाने में ये सार्थक सिद्ध होते हैं। हमें स्कूलों, कॉलेजों और समाज के हर स्तर पर भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमें बढ़ानी चाहिए। युवाओं के अंदर खासकर मैं बताना चाहूँगा आज आप लोगों के बीच में, मैं 2014 जब हरियाणा गवर्नमेंट थी उसके अंदर मुझे मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, तो मेरे हलके के अंदर एक रोड बना। रोड बहुत, क्योंकि उसके अंदर आर्मी का कुछ भाग आता था और आर्मी के भाग के कारण वो सड़क का नवीनीकरण नहीं हो रहा था। जब मैं वहाँ, मेरे हलका था वो, मैं अपने हलके के अंदर वहाँ जाता था तो महिलाएं भी आकर के मुझे एक बात बोलती थी। वो कहती थी कि भाई हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये हमारी सड़क बना दीजिए, क्योंकि हमारे तो बच्चों के रिश्ते भी होने बंद हो गए हैं, कोई रिश्ता भी नहीं लेकर के आता। इस प्रकार की स्थिति होगी। तो मैंने उसके अंदर, जब मंत्री था, मैंने बड़ा इंटरव्यू किया उसके अंदर। मैं वहाँ जाकर के, जो हमारा अम्बाला का आर्मी चीफ था, उसको जाकर के मिला। मैंने उसको कहा कि आप हमें परमिशन दें, या तो आप बना दीजिए या हम बना देंगे इसको। तो कहने लगा कि बना तो आप दो, मैं परमिशन दे दूंगा। हमारे अधिकारी भी शायद यहाँ बैठे हैं, गोयल साहब बीच में आपके, उस वक्त तो एक्शन थे वहाँ पर, और उन्होंने परमिशन दे दी। परमिशन दे करके उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया, परंतु हमने उसी परमिशन के ऊपर वो सड़क बना दी। वो सड़क इतनी अच्छी बनी, मेहनत से उसके ऊपर अधिकारी लगे, बहुत अच्छी सड़क बनी, परंतु उसके ऊपर वो सड़क अच्छी बनने का नुकसान ये हुआ कि नौजवान बच्चे, हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा उस रोड के ऊपर। वो दूसरी तरफ दिक्कत आ गई। तो गांव के लोग, वहां के क्षेत्र के लोग फिर इकट्ठे होकर के आए। वो कहने लगे जी, कहा ये बच्चे मानते नहीं हैं, स्पीड में चलते हैं और दुर्घटना होती है, हर रोज कोई ना कोई बच्चा चला जाता है। हमने फिर उसके ऊपर किया भी भाई इसके ऊपर बैरिकेड लगाओ अलग अलग जगह। तो जहां पर बैरिकेड लगे कम से कम तो स्पीड के अंदर तो कमी आएगी। तो हमने उसके कई तथ्य सोचने चाहिए, मल्टी लेवल हमने उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि लोगों के जीवन के साथ उनको कैसे बचाया जा सके, कैसे उनको हम सुरक्षित कर सकें।
उसके ऊपर आज इस सेमिनार के अंदर हम बैठ करके मंथन करेंगे, ताकि हमारे स्कूल के, कॉलेजों के बच्चे, उनके बीच में किस प्रकार से इस जागरूकता को हम बढ़ा सकें, उसके ऊपर हम बैठ करके ये चर्चा विमर्श करेंगे, ताकि इसका लाभ देश के आम जन को इसका लाभ मिले। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में होने वाले जो विचार विमर्श, प्रस्तुतियां और चर्चाएं विशेष रूप से इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। यहाँ से निकलने वाले सुझाव नीति निर्माण में सहायक भी होंगे और साथ ही जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में भी ये मददगार साबित होंगे। साथियों, मैं एक बार फिर भारतीय सड़क, कांग्रेस और लोक निर्माण विभाग हरियाणा को इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी प्रतिभागियों से ये अपेक्षा करता हूं कि आप इस मंच का अधिकतम उपयोग करें, आप अपने विचार साझा करें और देश के लिए एक सुरक्षित सड़क प्रणाली के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान आप दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के सफल आयोजन की मैं कामना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। आप सब यहां पधारे हैं, मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएम सैनी ने चालू रबी सीजन को लेकर समीक्षा की। इस दौरान 470 करोड़ रुपए की लागत की जूट और अन्य बैग खरीद को मंजूरी दी गई। सीएम सैनी ने संबंधित विभागों को खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए। साथ ही पारदर्शी, समयबद्ध और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने की हिदायतें जारी की गई। फरीदाबाद के 2 नंबर बी ब्लॉक इलाके में एक युवक पर लगभग 1 दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि एसएम ट्रेडिंग कंपनी के स्टाफ और लेबर ने लोहे के खुरपे से युवक का सिर फाड़ते हुए मारपीट की। युवक का कसूर बस इतना था कि उसने टाटा 407 गाड़ी को रास्ता देने के लिए कहा। गंभीर हालत में पीड़ित युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। जी भैया, मैं तो घर से फोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई है, भाई तू जल्दी आ। मैं आया, मैं बात करा भैया क्या हो गया। आते ही उन्होंने मेरे को भी अपना रॉड ली, 3-4 पैर पे मार दी मेरे। उसके बाद इसके मुंह पे मार, ये देख रहे हो, ये खुरपा मारा है, ये तो इसकी शर्ट में अटक गया। ये तो इसके, हाँ, सीधा खुरपा इतना लंबा लोहे का। आपको कोई चोट लगी है भैया? पैर पे लगी है बस यहाँ पे, और उन्होंने धक्का दिया, ये लग गई। तो उन भैया की कंडीशन अब कैसी है जिनको चोट लगी है? भैया तो बेहोशी की हालत में फिलहाल, बेहोशी की हालत में है। देखो, मेरे को भाई का फोन आया कि हाँ गली में जो है झगड़ा हो रहा है। मैं सो रहा था उस टाइम जी। अच्छा। मैं फटाफट उठ के भागा कि चिराग का झगड़ा हुआ है। झगड़ा हमारे को लगा नॉर्मल हाथापाई होगी, जाके देखा तो जी चिराग के सर बीच में से फाड़ रखा था, बीच में इतना बड़ा गड्ढा गहरा। ठीक है, वो खुरपा होता है ना लोहे का, जो चोच वाला होता है, सरिये का, जो जिन भाई को चोट आई है? चिराग ढींगड़ा ये माता मंदिर में सेवा करता है, वैष्णो मंदिर में। अभी भी वो उसके कपड़े देख लो, कुर्ता पजामा पहन के मंदिर के लिए निकला था घर से। तो गाड़ी अब जैसे घर से निकला, आगे टाटा 407 खड़ा था, तो ना इधर जगह थी ना इधर। भाई ने बोला थोड़ा आगे पीछे कर लो। अब इस बात पे क्या तू मैं हुई, इनकी जो भी हुई, उन्होंने प्रहार ऐसे किया कि मतलब जानलेवा प्रहार। अब सर की चोट है, कहीं भी लग सकती है, ज्यादा लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। बात को लेके झगड़ा शुरू हुआ था? बात को यही बात थी, कोई बात नहीं थी। गाड़ी थी, उसको जाना था, उसने बोला जी गाड़ी आगे पीछे कर लो। गाड़ी आगे पीछे करने के चक्कर में अंदर से तू मैं हुई। 6 लड़के माल उतार रहे थे, 6 के 6 आए, इसको मारने लग गए। चोट लगी है, ये तो दुखद है, लेकिन मसला ये है कि हम अपने बच्चे पिटवाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या ये प्रशासन चाहता है कि हमारे भी बच्चे अब लठ लेके रोड लेके रोड पे आए? क्या करना चाह रहा है प्रशासन? नहीं, हर रोज हर 2 दिन बाद कोई ना कोई केस होता है, और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन उठाओ तो उसके बाद एफआईआर भी आपके लिए तैयार खड़ी हुई है।
इसमें प्रशासन की इज्जत दाव पे है। भैया मारने वाले थे कौन? वो आउटसाइडर थे क्या? मारने वाले एसएम ट्रेडिंग कंपनी वाले हैं। अच्छा। एसएम ट्रेडिंग कंपनी वाले हैं भाई साहब। लेबर टाइप के थे? हाँ, स्टाफ लेबर मालिक सब थे, सारे मिक्स। स्टाफ लेबर भैया मालिक एक सब बात थे। बताओ, तू मैं किसके बीच में नहीं होती? सबके बीच में होगी। मैं अगर 2 मिनट कहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे सामने से गाड़ी आ गई, मेरी तू मैं हो गई, मैं ये थोड़ी उसको गोली मार दूंगा या उसका सर खोल दूंगा। बात उन्होंने इतनी लंबी बात बढ़ा दी कि उनके बात बढ़ा दी, बहुत बात बढ़ गई। हाँ देखो ना, इतना बड़ा गड्ढा उसके सर में हो गया है, तो आप क्या उसकी जान से बात नहीं बनी हुई? 10-12 लोगों ने। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 88 स्थित वायु क्लब में सेक्टर 21 ए निवासी रमन ग्रोवर की बेटी के जन्मदिन पर हुई पार्टी हिंसा में बदल गई। बता दें कि रमन ग्रोवर ने क्लब के ओनर और अन्य लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया कि क्लब में बिना लाइसेंस शराब और कोकीन परोसे जाते हैं। दरअसल क्लब में जन्मदिन के दौरान व्यक्ति की बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका विरोध करने पर युवकों ने परिवार पर हमला कर दिया। तो वहीं इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में खाद्य और आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों के साथ गैस और ईंधन आपूर्ति को लेकर अहम बैठक की, जहां इस दौरान बैठक में जिला प्रशासन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के प्रतिनिधि और गैस एजेंसियों के संचालक मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान बैठक में मंत्री ने कहा कि राज्य में गैस की कोई कमी नहीं है और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। हमारे जो एफएससी डिपार्टमेंट के और भी कर्मचारी सबने मिलकर और हमारे पेट्रोल पंप यूनियन के प्रेसिडेंट, हमारे गैस एजेंसीज के जो होल्डर्स हैं उनकी गैस एजेंसी, उनके साथ एक बैठक की और उसमें हमने उनसे फीडबैक लिया कि भी किसी तरह की कोई दिक्कत है तो बताएं, अपनी समस्याएं कुछ है तो बताएं और अपना कोई सजेशन है वो भी बताएं। तो उसमें हमने जो रिव्यू किया उसमें किसी तरह की घरेलू एलपीजी सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले सप्लाई आती थी उससे ज़्यादा सप्लाई अभी आ रही है, पहले से ज़्यादा सप्लाई हर एक गैस एजेंसी दे रही है। जो पहले अगर कोई डेली 300 सिलेंडर सप्लाई करता था इसी सिचुएशन से पहले, तो आज 350-400 के करीब सप्लाई डेली हो रही है। और कुछ कॉमर्शियल सिलेंडर में भी हमने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। जो गाइडलाइन हमारे पास सेंटर से आई है, एडवाइजरी आई है। फरीदाबाद के वार्ड 3 में रहने वाले ओम कुमार का परिवार गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से जूझ रहा है। बता दें कि इंडियन गैस एजेंसी के दोनों सिलेंडर खाली होने के कारण पिछले कई दिनों से घर में चूल्हा तक नहीं जल पाया है। परिवार में 6 मासूम बेटियां हैं, जिनके लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। लंबी कतारों और कमी के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। तो वहीं प्रशासन की चुप्पी से स्थिति और गंभीर हो गई है। तो वहीं इस मामले में अब सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील की जा रही है कि इस मामले में तुरंत संज्ञान ले प्रशासन और संबंधित गैस एजेंसी को निर्देशित किया जाए, ताकि इस परिवार को अविलंब गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सके। मेरा 15 साल रहत हो गया। बुकिंग दिखा रहा है कि मिल जाएगी 2 दिन से गया तो अतु ना दे, मिल ना रहे। ये बार छुट्टी करे 4 दिन घर पे आता कि लाइनों में लग के मिलता है? ये बार लाइन में लगे हैं। बाकी पहले कहे कि 1.5 महीना पर जैसे एगो सिलेंडर भरा होता है, जब एक ही सिलेंडर से काम चला होते है। हमें रात से दो सिलेंडर थे जी, अब एक सिलेंडर यो खाली हो गया, दोनों सिलेंडर खाली हो गया। ओम कुमार नाम है जी। ओम जी कहाँ पे खड़े हैं? हम आजाद नगर सेक्टर 24 झुग्गियों में खड़े हैं जी। तो कोई ट्वीट कर रहा था, सीएम साहब को गुहार लगाई है, क्या गुहार है? सर, गरीब आदमियों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, एजेंसियों के धक्के खा खा के परेशान है जी। मेरा इंडियन गैस कंपनी है और वो केडी इंटरप्राइजेज है जी, 1 नंबर वाला। सर अब बाहर से सामान ला के खिला रहे हैं, अब क्या कहें। पैसे वाले सिलेंडर ले जाते हैं, गरीब आदमी चक्कर काटते हैं।
हरियाणा में शनिवार से सरसों की खरीदारी शुरू हो रही है। रादौर अनाज मंडी में मार्केट कमेटी ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,200 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। मार्केट कमेटी और रादौर के सचिव राजीव चोपड़ा ने बताया कि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होगी। किसानों से अपील की गई है कि फसल साफ और सुखाकर मंडी लाए। कृषि मंडी श्याम सिंह राणा की पहल से रादौर में स्थापित सरसों खरीद केंद्र स्थानीय किसानों के लिए सुविधा और समय की बचत सुनिश्चित करेगा। कल से सरसों की खरीद शुरू हो रही है हरियाणा की सभी मंडियों में, जो सरसों के लिए नॉमिनेटेड मंडियां हैं। तो उसके लिए मार्केट कमेटी की तरफ से जल की, लाइट की, सफाई व्यवस्था की, कैंटीन की पूरी व्यवस्था है किसानों के लिए। आए वो अपना जो है फसल जो है सरकारी रेट पे, जो 6200 रेट है सरकार की तरफ से घोषित है MSP का, उस पर बेचें। पहले तो यहाँ पे सेंटर बनता ही नहीं था सरसों की खरीद का। ये जो माननीय जो कृषि मंत्री हैं उनकी जो पहल से यहाँ पे सेंटर बनना शुरू हुआ। पिछली बार ही पहले बार सेंटर बना, नहीं तो पहले जो किसान अपनी फसल जो है लाडवा मंडी में लेके जाते थे, यमुनानगर मंडी में लेके जाते थे, काफ़ी दूर जाना पड़ता था। अब तो सेम रेट पे उनको सेम SP पे यहाँ जो पहल की है माननीय कृषि मंत्री ने, अपनी बेच सकते हैं। रतिया अनाज मंडी में गेहूं खरीद को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार करीब 17 लाख क्विंटल गेहूं की आवक की संभावना जताई गई है। मार्केट कमेटी के सचिव राजकुमार गोरी ने बताया कि मंडी के अलावा 17 खरीद केंद्र बनाए गए हैं और 3 अतिरिक्त केंद्रों की अनुमति मांगी गई है। किसानों के लिए बिजली, पानी समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर लिख कर आए और गेहूं सुखाकर मंडी में लाए, ताकि खरीद प्रक्रिया में कोई परेशानी ना हो। गेहूं की जो परचेज है 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 1 अप्रैल से हमारे द्वारा जो तैयारियां की जानी थी वो हमने कर ली है। हमने लगभग जो सामान हायर करना है, जो हमारे पास SCAN का स्टाफ आना है वो आना स्टार्ट हो चुका है। पानी बिजली की व्यवस्थाएं हमने उपलब्ध करवा दी है। किसानों के लिए ठहरने के लिए ज़्यादातर तो उनको रात्रि में रुकने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि फिर भी जरूरत पड़ती है तो रेस्ट हाउस हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, तो उनमें ठहराव हो सकता है। अभी तक हमारे द्वारा जो परचेज सेंटर चलते हैं 16 परचेज सेंटर मार्केट कमेटी रतिया के अधीन आते हैं और 3 हमने एडिशनल परचेज सेंटरों का चयन किया है। तो पिछली बार जिस तरह की शेल्डरों में गेहूं घेरी गई थी, तो इस बार भी होगा ऐसा? नहीं, अभी तक हमें कोई अप्रूवल नहीं मिली है। बिना अप्रूवल के बिना हम कहीं पर भी बाहरी क्षेत्र में गेहूं नहीं डालने देंगे। फरीदाबाद में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल दी है। बता दें कि रुक रुक कर हो रही बारिश जहां आम लोगों को गर्मी से राहत दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। दरअसल खेतों में तैयार खड़ी पक्की फसल पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है, जिससे नुकसान की आशंका बढ़ गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने लगातार बारिश को चिंताजनक बताया है, जिस पर किसानों का कहना है कि इस समय बारिश से उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। पानीपत के जलालपुर रोड स्थित मयूर टेक्सटाइल में हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों चचेरे भाई थे और उत्तर प्रदेश के जंधेड़ी गांव के रहने वाले थे। केमिकल टैंक में जहरीली गैस से दम घुटने के कारण उनकी मौत हुई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है। यहाँ कंपनी में काम कर रहे थे जी, और बॉयलर में उतारा गया। इन्हें नीचे गड्ढा होता है जी 20 फुट गहरा, उसमें गैस बनी हुई थी, और जैसे ये उतरे तो वहीं के वहीं नीचे बैठ गए जी पड़ने में। क्या नाम थे इनके? एक का शिवम है जी, एक का नितिन। फैक्ट्री का क्या नाम है? मयूर टेक्सटाइल मयूर टेक्सटाइल जी। ये सनोली में है जी।
उम्र है जी इनकी 18-19 साल तकरीबन दोनों की जी। आए थे ड्यूटी पर? नहीं, कभी कभी आ जाते थे जी। एक भतीजा और काम करे जी वहीं पे। सेफ्टी नहीं थी जी, कंपनी की तरफ से कोई भी नहीं सेफ्टी नहीं दी गई। मेन चीज़ है कि इनके पास सेफ्टी क्यों नहीं थी, इनकी जिम्मेदारी चीज़ का जवाब देंगे जी हमारे से। हॉस्पिटल में भी कह रहे हैं लेके गए हम। हाँ जी, हॉस्पिटल में थे, मेरे पर हो गया कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में गए अंदर, मैं मर्द घोषित हो गया जी हॉस्पिटल में गए। तो मेन चीज़ क्या है जी, इनके पास सेफ्टी चीज़ क्यों नहीं थी, सेफ्टी बेल्ट वगैरह, सेफ्टी और भी आइटम हो बहुत, तो सेफ्टी की कोई भी चीज़ नहीं थी। मालिक को पता होती है अंदर गैस है, सेफ्टी जरूरी हो जी। बस ये उधर अंदर गड्ढे में उतारे गए जी जबरदस्ती। जबरदस्ती उतारे? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस अंदर उसमें गैस बनी थी गड्ढों में, दम घुट गया? उसमें दम घुट गए, सांस नहीं मिल पाया इन बच्चों को। सूचना मिली थी आपको? हम घर पे थे जी, फोन आया, हम तुरंत इधर दौड़ पड़े जी। क्या लिखा आपने आए तो? बस राजीव का काम हो लिया था, अमर हो गए थे? हो गया था इस टाइम। क्या मानते, किसकी लापरवाही? ये कंपनी की लापरवाही है जी। फरीदाबाद में सरकारी स्कूलों में रील और छोटी वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में लिखित आदेश जारी कर दिया है। अध्यापक समेत स्कूल के अंदर कोई रील नहीं बनाएगा। स्कूल टाइम में रील बनाने से स्कूल की गरिमा पर असर पड़ता है, साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है। रील या वीडियो बनाने के लिए परमिशन लेनी होगी। आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई होगी। कोयले के बढ़ते दामों का असर अब सीधे निर्माण कार्य पर दिखाई देने लगा है। हरियाणा के रादौर में ईंट भट्टा मालिकों ने बैठक के बाद ईंटों के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। अब ईंटों की कीमत 6,500 रुपए से बढ़ाकर 7,500 से 8,000 रुपए प्रति हजार कर दी गई है। वहीं भट्टा मालिकों का कहना है कि कोयले और मिट्टी की लागत लगातार बढ़ रही है, जिससे ईंट बनाना घाटे का सौदा बनता जा रहा है। ऐसे में दाम बढ़ाना उनकी मजबूरी है। उन्होंने ये भी साफ किया कि यदि कोयले के दाम और बढ़ते हैं तो आने वाले समय में कीमतों में और इजाफा हो सकता है। आज की जो हमारी भट्टा एसोसिएशन की रदौर ब्लॉक की मीटिंग हुई है, इसमें मेन कारण इस मीटिंग का ये रहा कि पिछले एक महीने में जो कोयले का क्राइसिस आया, जो कोयले का रेट हमें भट्टे पे 14-15 हज़ार रुपये पहुँच में जीएसटी और भाड़ा लगा के पड़ रहा था, आज के रेट में 26, 27, 28 हज़ार पड़ा। तो इसी वजह से ये मीटिंग बुलाई गई है। इन सब स्थितियों को देखते हुए कोयले की जलाई की अगर हम बात करते हैं, भट्टे पे 1200 से 1400 रुपये की जलाई एक भट्टे पे 1000 ईंट के ऊपर फालतू पड़ रही है। इसीलिए मीटिंग बुलाई गई है ताकि रेट भी थोड़े से ठीक करे जाएं, ईंट का रेट ठीक मिले भट्टे वालों को, ताकि मार्केट इंडस्ट्री भी सर्वाइव करे, मजदूरों को भी उनके पैसे ठीक से दे पाएँ। मिट्टी की दिक्कत हाईवे की वजह से रेट काफ़ी बढ़े हैं पिछले सालों में, लेकिन वो फिर भी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। भट्टे वाले बहुत कम मार्जिन पर काम कर रहे हैं। फरीदाबाद के डबुआपाली रोड पर एक गंभीर हादसा सामने आया। बता दें कि सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले अनिल शर्मा अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था, तभी सामने से गलत दिशा में आ रही थार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और कार चालक मौके से फरार हो गया। तो वहीं इस हादसे में अनिल के गर्दन, कमर और कुल्हे में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी पर सरपंच लिखा था और गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और आरोपी कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। यमुनानगर के छछरौली क्षेत्र में गैर लकड़ी तस्करों का दुस्साहस सामने आया, जहां इस दौरान वन विभाग की टीम ने कोट जांच गांव के पास नाका लगवाया। तभी माफियाओं ने मिनी पिकअप लेकर कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की। बता दें कि इस दौरान सतर्क टीम ने वाहन को रोककर तलाशी ली और 45 खैर लकड़ियां बरामद की। जानकारी के मुताबिक वाहन छोड़कर आरोपी लेदी गांव की तरफ फरार हो गए। तो वहीं छछरौली वन विभाग रेंजर बलजीत सिंह की शिकायत पर टीम ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हमारे वन रक्षक श्री अंकित कुमार
इंचार्ज कोटपीट को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव जाटोवाड़ा में खैर की गाड़ी लोड होके और बाज़ार में बिकने के लिए निकलेगी। तो उस सूचना के आधार पर हमारे कर्मचारी द्वारा नाकाबंदी की गई कोट चौकी के पास। जैसे ही सुबह नाकाबंदी की, कुछ ही देर बाद एक संदिग्ध वाहन जो पिकअप गाड़ी है वो आती हुई दिखाई दी, मिनी ट्रक। तो हमारी टीम द्वारा उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु गाड़ी चालक ने गाड़ी को न रोक के और टीम की ओर चढ़ाने की कोशिश करते हुए भगाने की कोशिश की। तो हमारी टीम द्वारा तुरंत संभलते हुए सरकारी वाहन द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया। पीछा करते करते जब उन्होंने देखा कि वाहन के पीछे सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।